हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सेट नंबर 3 को। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 और 2 करवा दिया है। आज हम करेंगे सेट नंबर 3। और देखो, हमारा जो ये कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये लेटेस्ट है एक तरह से। देखो, ये आया हुआ है हमारे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1, सॉरी टीयर 2, 18 नवंबर 2024 में आया हुआ है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1। ठीक है, तो चलो हम अपनी इस पैसेज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा पैसेज क्या बता रहा है इसमें। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड expansion of residential areas, forest lands are being encroached। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस पैसेज में, कि हमारा जैसे जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, और जो रेजिडेंशियल एरियाज है उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनक्रोच्ड, फॉरेस्ट लैंड्स जो है वो एनक्रोच्ड हो गए हैं। एनक्रोच्ड का मतलब क्या होता है? एनक्रोच्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का जितना यूज करना था उससे ज्यादा हमने उसका यूज किया है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है। देखो, पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा तो लोगों की संख्या ज्यादा होगी, लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो उनको रेजिडेंशियल एरियाज भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक किसी एरिया में पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेजिडेंशियल एरियाज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा है तो हमें एरिया ज्यादा चाहिए रहने के लिए, तो ये फॉरेस्ट लैंड्स को काट रहे हैं। एनक्रोच क्या होता है, किसी चीज का जितना यूज करना था उससे ज्यादा यूज करना। देखो, रेजिडेंशियल एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में मिला होता है, बट ये क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड्स को काट रहे हैं ताकि ह्यूमंस अपना वहाँ पे घर बसा सके। ठीक है, वहाँ रह सके। ठीक है, आपने आसपास भी देखा होगा या फिर शहरों में ज्यादा देखा होगा, थोड़े मोड़े कहीं पे भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनको काट कर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एरियाज बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अब इतना तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो, दिस इज नॉट ऑल, इवन द वाइल्ड लाइफ इज अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा आप हमें हमें ये भी तो सोचना चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे खतरे में है। हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे उनका आवाज छीन रहे हैं। हम अपने आवाज का तो हम ध्यान रख रहे हैं कि हमें रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, बट उनका जो आवाज है, उनके लिए जो जंगल बने हुए हैं, हम उनको काट रहे हैं, उनके लैंड्स को काट रहे हैं, और उनसे हम उनका जो हैबिटेट है वो छीन रहे हैं, जिससे उनको बहुत खतरा है आगे चल के। ठीक है, एज आवर फोना इज फेसिंग डेथ ऑफ adequate shelter in forest, they are heading towards towns and they and hence get killed by hunters। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं, जो हमारे जो फोना है, फोना क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले जो जीव जंतु है ना, उसको हम कहते हैं फोना। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, अ, देखो, फोना फोना क्या होता है, किसी भी एरियाज में रहने वाले जीव जंतु उसको फोना कहते हैं। और डर्थ, ये क्या होता है, एक मिनट रुकेंगे, क्यों हो रहा ऐसा हो रहा है। डर्थ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज की शॉर्टेज, पॉसिटी हो जाना, लैक ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज की कमी हो जाना। तो देखो क्या हो रहा है कि जो हमारे जो फोना है, हमारे जीव जंतु है, वो अडेक्वेट शेल्टर की उनको कमी हो गई है, वो उस चीज को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका जो शेल्टर है, उनका जो हैबिटेट है वो छीना जा रहा है। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स टाउन्स, वो टाउन्स और शहरों की तरफ आ रहे हैं, और शहरों की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हंटर्स है, जो शिकारी है, उनको मार दे रहे हैं। एक तरह से कितना गलत हो रहा है, हम उनका फॉरेस्ट लैंड अपने फायदे के लिए जो ह्यूमंस है वो यूज कर रहे हैं, इस वजह से वो टाउन्स की ओर आ रहे हैं और हंटर्स उनको मार दे रहे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी तेलंगाना में आपने देखा होगा कितनी करोड़ों की जमीन पे जो वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ काट के उसको बिल्कुल अ, सपाट कर दिया गया है। मतलब कि वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे सबको काट दिया गया है, और वहाँ के जो एनिमल्स है, आपने देखा होगा वहाँ पे जो हिरन वगैरह है, डियर वगैरह है, वो क्या करते हैं, लोगों के घर में आ रहे थे, कितने खतरनाक सिचुएशन में थे वो, उनका जो आवाज उनसे छीन लिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। अगर आपने ये न्यूज सुना है तो अच्छी बात है, अगर आपने इस न्यूज नहीं सुना है ना, तो एक बार न्यूज में आप देखिए तेलंगाना की हालत कितनी बुरी है। वहाँ पे जो सारे फॉरेस्ट एरियाज को काट दिया गया है, वहाँ के जो जानवर है बेघर हो गए हैं, सारा वहाँ पे चीजें तहस नहस हो गई है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए पैसेज, क्योंकि
ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है और चर्चे में अभी ये न्यूज़ आ गई तेलंगाना वाला। तो हो सकता है कि ये वाला जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है आपकी दोबारा एग्जाम में आ जाए, क्योंकि क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं एग्जाम में। और अगर ये क्वेश्चन नहीं, ये जो पैसेज है वो नहीं भी आता है एग्जाम में, बट आप ये सोचिए ना कि अभी जो तेलंगाना में हुआ, क्या पता तेलंगाना का ही न्यूज़ उठा के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में डाल दे, है ना? तो देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैं अभी करवा रही हूँ जो आपको, है ना? अब देखो आगे का पढ़ लेते हैं। Consequently, many animals species have either become extinct or are on the verge of extinction. Extinct का मतलब क्या होता है? विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो अब क्या हो रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप जो भी ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो मैनी एनिमल्स के स्पीसीज है, जो उनकी प्रजाति है, वो या तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है, या एक्सटिंक्ट होने के या विलुप्त होने के कगार पर है। वर्ज ऑफ क्या होते हैं? कगार पर। तो या तो वो खत्म हो गई है, या खत्म होने के मतलब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब इनमें सबसे ज्यादा नाम किसका है? देखो, द ब्लैक बक इज ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड एंड फाउंड ओनली इन टू कंट्रीज, नेपाल एंड इंडिया। अब देखो जो ब्लैक बक है ना, ब्लैक बक क्या होता है? काला हिरन, ठीक है। अब जो काला हिरन है, इनका जो ये जो इनका जो अस्तित्व है ना वो एंडेंजर्ड, इनको बहुत खतरे में है। इनका जो अस्तित्व बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है, वो संकट की श्रेणी में आ रहे हैं ब्लैक बग। क्योंकि और आप ये भी तो देखो, ये दो ही कंट्रीज में पाए जाते हैं, नेपाल एंड इंडिया में। देखो इंडिया बना है, इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे नेपाल है, छोटा सा कंट्री है नेपाल, इंडिया से लगा हुआ है, ठीक है। तो नेपाल और इंडिया में ही ब्लैक बग जो काले हिरन है वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया दिस antelope is found in many national parks like Guindi National Park, Point Calimar National Park, Velandu Sanctuaries of Tamil Nadu, Rolapadu of Andhra Pradesh, few parts of Rajasthan and Haryana। अब देखो इंडिया में ना ये कुछ, ये जो एंटीलोप है, देखो यहाँ पे जो ये एंटीलोप वर्ड है ना, ये एंटीलोप वर्ड यूज हुआ है ब्लैक बक के लिए, ठीक है। तो देखो इंडिया में जो ये एंटीलोप है ना वो बहुत सारे नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जैसे कि गुंडी नेशनल पार्क हो गया, पॉइंट कैलिमर नेशनल पार्क हो गया, वेलांडू सेंचुरी हो गया। देखो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों ही तमिलनाडु में है, ठीक है। और उसके बाद है रोलापडू, और आंध्र प्रदेश का रोलापडू नेशनल पार्क हो जाएगा, और कुछ एरिया है राजस्थान और हरियाणा का भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो ब्लैक बक है यहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत कम संख्या में है, क्योंकि ये पूरी तरह से इनका जो अस्तित्व है वो एंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में हो गया है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, अभी जो तेलंगाना का जो जहाँ पे ये सारे इतने एकड़ में इतनी सारी ज़मीन जो काटी गई है, तो आप मुझे बताइए कौन से जगह पे काटी गई, उस जगह का मुझे आप नाम अगर आप मुझे नाम बता सकते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे कर देखते हैं। एज फार एज देयर हैबिटेट इज कंसर्न, दे लिव इन ओपन एरियाज। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक बग की, कि तो अगर उनके हैबिटेट का सवाल है तो क्या है कि ये ओपन ग्रास लैंड्स में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ड्राई एरियाज में रहते हैं और थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे लोग वगैरह कम हो ना वहाँ पे ये ब्लैक बग रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पे आसपास वाटर रिसोर्सेज है, देखो वाटर रिसोर्सेज तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो कोई ह्यूमन बींग हो या कोई फोना हो, है ना। तो ये ऐसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे लिव इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, और कुछ के कोस्टल एरियाज में भी रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा ना कोल्ड क्लाइमेट जो है ना उसको ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा सह नहीं पाते हैं कोल्ड क्लाइमेट को। तो ये या तो डेजर्ट एरियाज जैसे में एरियाज वाली जगह में रहते हैं, यहाँ पे, या फिर जहाँ पे ठंड थोड़ी सी कम पड़ती हो, ये वहां पर रहते हैं ब्लैक बक, ठीक है। दे आर द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन दिस प्लेनेट, ये जो हमारा प्लेनेट है यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ब्लैक बक। फर्दर दिस एनिमल इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे बट स्लोज डाउन इन इट्स एक्टिविटीज आफ्टर मिड डे। अब देखा जाए तो ये जो एनिमल होता है ना, ये डे के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा जैसे मिड डे हो जाता है, जैसे दोपहर हो जाता है, तो उस टाइम थोड़ा सा ये कम एक्टिव होता है, ठीक है। बट वैसे जनरली ये बहुत एक्टिव होता है डे के टाइम में, ठीक है। किसकी बात हो रही है इस पूरे पैसेज में? तो इसमें बात हो रही है ब्लैक बक की, है ना। हमें पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो, दे आर सोशल बीइंग, हैंस दे मूव विद देयर हर्ट्स। देखो सोशल बीइंग्स है, और वो अपने हर्ट्स समझते हैं, जो भी जानवरों का झुंड होता है ना, झुंड में चलते हैं वो, तो उसको हर्ट्स बोला जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स गोइंग, लाइक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं? इसको हर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। हर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। which can vary from 3 to 23 mates. They cohabit
ट्वाइस इन अ ईयर एंड गिव बर्थ ट्वाइस इन अ ईयर। अब देखो क्या होता है कि ये जब ग्रुप में चलते हैं ना अपने, तो या तो 3-4 होते हैं या फिर 23, कई बार मतलब बहुत बड़ी संख्या में भी होते हैं, या फिर 3-4 तो लोग ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये साथ ये पूरा झुंड बना कर चलते हैं। ठीक है, और ये ना साल में 2 बार ही 2 बार ही क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, साल में सिर्फ 2 बार इनके पास एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें ये अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, prior to independence, this antelope was extensively hunted, which affected their population so much that this species has reached the stage of extinction in many parts of the country। अब देखो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले, एक मिनट रुकेंगे, देखो एंटीलोप वर्ड ये ब्लैक बग के लिए ही यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंस से पहले ना ये जो ब्लैक बग है ना, इस ये जो एंटीलोप है इसको एक्सटेंसिवली मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसका शिकार किया जाता था, जिससे कि क्या हुआ कि इनका जो पॉपुलेशन है ना, इनका जो ब्लैक बक का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो कम हो गई। और कम होते होते वो इतनी ज़्यादा कम हो गई ना कि एक्सटिंक्शन इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, कि कंट्री के मेनी पार्ट्स में इस ये जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, खत्म हो गई है ये। ठीक है, पोचर्स किल देम मेनली फॉर मटेरियल गेन। जो पोचर्स होते हैं ना, इनको वो मटेरियल गेन के लिए क्या करते हैं, मार देते हैं। पोचर्स क्या होता है, शिकारी, शिकार करना होता है। ठीक है, जो शिकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनको मटेरियल गेन की वजह से मार देते हैं। मटेरियल गेन क्या होता है, अपने फायदे के लिए जो लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि ब्लैक बक को मार के इनसे जो भी इनको प्रॉफिट मिलता होगा उससे अपना पैसा कमाना, और मतलब हर तरफ से फायदा, वो अपने लिए फायदा जुटाना। ठीक है, तो ये बेसिकली मटेरियल गेन के लिए इनको मार देते हैं। ठीक है, अब देखो, इट्स स्किन हैज एन इनॉर्मस वैल्यू इन द मार्केट। इनकी जो स्किन होती है ना ब्लैक बक की, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है मार्केट में, बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज द IUCN हैज डिक्लेयर्ड दिस स्पीसीज नियरली थ्रेटन्ड। और जब देखा गया कि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो जो पोचर्स है इसका शिकार कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि जो IUCN है ना, IUCN क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर को कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो IUCN है ना, उसने ऑर्डर दिया कि ये जो स्पीसीज है ब्लैक बक की, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और डिक्लेयर कर दिया। और ये जो भी मतलब ये भी जो भी खतरे में है इसको डिक्लेयर कर दिया कि हमें इसको आप प्रोटेक्ट करना है। Hence, under Schedule First of the Wildlife Protection Act 1972, numerous stern measures have been taken। अब देखो क्या हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, उसके अंतर्गत इसका जो ये जो शेड्यूल 1 में ना ये बताया गया कि जो शेड्यूल 1 के तहत मतलब इसमें ये बताया गया कि बहुत अधिक मात्रा में उसमें इसको बचाने के लिए ना बहुत कठोर कदम उठाए गए कि हमें जो ब्लैक बक है उसको बचाना है। ठीक है, क्योंकि जो उनकी संख्या है बहुत कम है, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, टू स्पेसिफाई अ फ्यू, जैसे कुछ मैं नेशनल पार्क की बात बता रही हूँ, जैसे कि इनको बचाने के लिए, जैसे कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार में है, गिर और बेलावदा जो कि गुजरात में है, और नेशनल चंबल सेंचुरी, ये सारे मतलब इनको बचाने के लिए क्या किया गया, कुछ एक्शंस लिए गए ताकि इनका जो पोचर्स जो इसका जो हंटिंग करे उसको ना करे। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। आगे है हमारा, डिस्पाइट दिस एक्ट्स हंटिंग इज एडवर्सली अफेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ। इन सब के अलावा भी जो हंटिंग है ना वो हमारे वाइल्ड लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। एडवर्सली मतलब हार्मफुल करना, नेगेटिवली, एक तरह से एक नेगेटिव वर्ड होता है एडवर्सली, इसका मतलब होता है हार्मफुल अफेक्ट हो रहा। तो क्या हो रहा है कि जो हंटिंग है ना, इसकी वजह से ना हमारे वाइल्ड लाइफ पे बहुत हार्मफुल अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, उनका आवाज़ खत्म हो रहा है, उनकी संख्या खत्म होती जा रही है, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। और हमारे देश से क्या हो रहा है कि एक प्रजाति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, देर आर सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमारे पास देखो कुछ सॉल्यूशंस भी है इस प्रॉब्लम को खत्म करने के कुछ सॉल्यूशन है। बट द बेस्ट वन इज बॉयकॉट द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीसीज एट एन इंटरनेशनल लेवल। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हर प्रॉब्लम का देखो कुछ सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट इनके जैसे कि ब्लैक बक के चमड़े से या इनके बॉडी के प्रोडक्ट से बनते हैं,
उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करें, बॉयकॉट कर दे मतलब कि उसका बहिष्कार कर दे। हम यहाँ लिख दूं बहिष्कार, ठीक है। तो अगर हम इनसे बने हुए प्रोडक्ट को बहिष्कार करें तो इनका जो पोचर जो इनका हंटिंग कर रहे हैं तो वो हंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक लालच में ही हंट कर रहे हैं ना कि उसको बेचने से हमें ये मिलेगा, मटेरियल गेन मिलेगा, ये सारी चीजें है ना। तो क्या होगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी, तो मार्केट में डिमांड होने की वजह से ये हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका ये है इसको खत्म करने का, इनसे बनी हुई चीजों को हम बॉयकॉट कर दे, बहिष्कार कर दे। दिस सीम्स टू बी इफेक्टिव बट विल इट प्रिवेंट एनिमल हंटिंग, दैट्स अ क्वेश्चन। देखो ऐसा अगर हम करते हैं तो ये इफेक्टिव तो होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सीम्स टू बी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होगा, बट विल इट प्रिवेंट एनिमल्स हंटिंग, पर क्या ये एनिमल हंटिंग को रोक पाएगा, या आज भी एक क्वेश्चन है। बट अगर देखा जाए तो कुछ हद तक तो इनका जो शिकार शिकार करना वो तो कम होगा ना, है ना। तो देखो हमें इस पैसेज को पढ़ के क्या पता चला कि हमारे वातावरण में पेड़ पौधों का, पशुओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम अच्छे सांस ले पाते हैं, और जिस तरह से हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इन फ्लोरा फोनास की लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का थीम क्या है, ठीक है। तो लैंड एंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट एंड उसके यूजेस, ओवर पॉपुलेशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब दो में कंफ्यूजन है, लैंड एंक्रोचमेंट डाले या एंडेंजर्ड स्पीसीज डाले। देखो लैंड एंक्रोचमेंट हम हमारे टॉपिक में है, बट इसमें पूरे होल टॉपिक में बताया गया एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, और इसके लिए काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए गए नेशनल पार्क के, कुछ तमिलनाडु के, कुछ बिहार के, गुजरात के, है ना। तो इसका जो बेस्ट होगा ना, वो बेस्ट थीम क्यों लिखा है यहाँ पे, आई डोंट नो। हाँ थीम ठीक है, हाँ। हाँ तो यहाँ पे जो इसके लिए जो मेन अच्छा थीम होगा, सबसे अच्छा होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज का, ठीक है, ये दिख रहा है ना हमें ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, चूज द वर्ड विच क्लोजली मीन्स एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि हार्मफुल होना, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इसका देखो हमारे पास चार वर्ड्स है, इसमें से नेगेटिव मीनिंग इसी का है डेट्रीमेंटल, क्योंकि डेट्रीमेंटल का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज क्या होना, हार्मफुल होना, नेगेटिवली इफेक्ट डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेज। ऑथर का जो टोन है ना इस पैसेज में कैसा है, वो इम्प्रेस करने वाला है, उसने हमें इम्प्रेस किया है, बता कि बिल्कुल नहीं। एजिटेट वाला है, बिल्कुल भी नहीं। रिवेंजफुल, कंसर्न, मतलब किसी चीज को लेकर चिंतित होना और उसके बारे में बताना। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। तो देखो हमारा जो यहाँ पे जो टोन है इस ऑथर का वो क्या है, कंसर्न वाला है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रेस उसने नहीं किया है हमें, एजिटेट भी नहीं कर रहा है, और रिवेंजफुल किसी से बदला लेने की बात नहीं कर रहा है कि अगर उस हमारे साथ कोई ऐसा कर रहा तो हम उनसे बदला ले लें, नहीं। कंसर्न कर रहा है, वो चिंतित है इस बारे में, हमें वो बता रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, द ब्लैक बक इज किल्ड बिकॉज ऑफ हंटर्स। ब्लैक बक जो हंटर्स है ना, ब्लैक बक को मार रहे हैं, क्यों? फन करने के लिए, उनको उसकी जरूरत है, मटेरियल गेन के लिए, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, नहीं, मटेरियल गेन के लिए, अपना फायदा देखने के लिए, कुछ अर्निंग मनी के लिए, ठीक है। तो हमारा सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ वोकेबलरी ऐड की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सारे ही वोकेबलरी को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, ठीक है। याद करेंगे ना तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं नंबर बनेंगे, ठीक है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, ये रहा। एनक्रोचमेंट क्या होता है, किसी चीज का उतना उतना अधिक अधिक यूज करना, टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड, जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज कर लेना। फोना क्या होता है, ऑल द एनिमल्स ऑफ एन एरिया और अ पीरियड। डेर्थ, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज का शॉर्टेज हो जाना, ठीक है। हंटिंग, हंटिंग इज अ लीगल एंड रेगुलेटेड एक्टिविटी। देखो क्या होता है, जो हंटिंग होता है वो लीगल होता है, इसमें जो एनिमल्स का शिकार किया जाता है फूड वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या किसी अदर पर्पस के लिए। बट जो पोचिंग होता है ना वो इलीगली होता है। देखो दो डिफरेंस याद रखने हैं आपको, हंटिंग और पोचिंग में मीनिंग सेम है बट फिर भी एक डिफरेंस है इसमें। हंटिंग होता है लीगल, ठीक है, और पोचिंग होता है
इलीगल, ठीक है, ये अवैध होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये मेरा मेरा कॉम्प्रिहेंशन सेट? अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।